मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नव वर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहां तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 ये कोविड का एक 2 साल का वर्ष, लेकिन 2022 में भी भले ही कम मात्रा में रहा हो, लेकिन ये चुनौती लगातार बनी रही है। आज भी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो। इस पथ पर जो लोग बढ़ते हैं वास्तव में उनको संतोष भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है। अभी कल की ही घटना अगर हम लेते हैं, देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके माताजी, मां से बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। उनके माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। लगता था कि मोदी जी के जो दिन भर के कार्यक्रम होंगे अथवा आगे भी कुछ दिनों तक उनके कार्यक्रमों को स्थगित किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य परायणता देखिए, वो कर्मयोगी किस प्रकार से माताजी के अंतिम संस्कार के ठीक 2 घंटे के बाद अपने निश्चित कार्यक्रम में पहुंच गए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे तो निश्चित रूप से इस देश को दुनिया में अग्रणी देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली का जो राजपथ है, अब राजपथ को वहां से लांघते हुए एक राज जैसी बात मन में जरूर उत्पन्न होती होगी राजकर्मियों को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को भी कैसे बदला कि राजमार्ग ये हमको राज का घमंड पैदा न कर दे, उस रास्ते को कर्तव्य पथ इसका नाम दिया। तो किस प्रकार से कर्तव्यों की बात वो करते थे। मेरा कहने का भाव ये है कि आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हर कोई अधिकारों की बात करता है, अधिकार मेरे ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, लेकिन यानी कर्तव्य की बात, अपने कर्म करने की प्रेरणा, ये बहुत कम लोगों में जागती है। और इसका सीधा सा कारण मैं मानता हूं कि इन लोगों का जो टारगेट है, जो बहुत से लोग अधिकारों की ही बात करते हैं, केवल स्वार्थ की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, उनके सामने उनका लक्ष्य ओझल है। वो बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ जीवन को जीना चाहते हैं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन आज देश में एक बहुत बड़ी ऐसी एक लड़ी खड़ी हो गई है, एक श्रृंखला खड़ी हो गई है कि जो लोग अधिकारों की बजाय कर्तव्य की बात ज्यादा करते हैं, तो उसी कर्तव्य भावना को लेकर के हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं तो आज इस पिछले वर्ष की जो बाधाएं और चुनौतियां
उनकी जहां बात कर रहा हूं वहां अगले वर्ष की भी बात मैं करूंगा। हमेशा जब कोई समय बीतता है तो उसके कुछ अनुभव भी होते हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर आदमी कुछ सीख लेता है। उस सीख के आधार पर नए वर्ष का, नई यात्रा का अपना कार्यक्रम शुरू करता है और जो उसकी चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है। हमारे लिए जो चुनौती है वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते, चाहे विकास के काम हैं, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन हैं, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं अथवा रेलवे के, केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक ये चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़ें, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स, यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। अब उसके आधार के ऊपर हमारा 10वीं का, 11वीं, 12वीं का जो बच्चा है वो, यानी जैसे कोविड के अंदर कठिनाइयां पैदा हुई थी कि विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से हमारी उस चुनौती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माध्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की, ऑनलाइन कक्षाएं लगी और टेबलेट के माध्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हमने विद्यालयों का स्तर ऊंचा करने के लिए नई संस्कृति मॉडल स्कूल की जो योजना बनाई, उसमें भी 500 स्कूल हमारे चल रहे हैं। हमने बच्चों के मासिक टेस्ट ये शुरू किए हैं ताकि हमारे बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार आगे बढ़े और आज मुझे संतोष है कि शिक्षा के अंदर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हर व्यक्ति का, यानी पहली बात तो बीमार न हो उसके लिए भी तरह तरह के हमने आयुष के नए नए जो प्रावधान किए हैं, हमने आयुर्वेद के बड़े बड़े जो संस्थान खोले हैं ताकि व्यक्ति बीमार भी न हो। उसका खान पान, रहन सहन, शारीरिक व्यायाम कैसे अच्छा हो। गांव में पार्क और व्यायामशालाएं ये बनाई हैं, वेलनेस सेंटर्स ये हमने खोले हैं और इस आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। लेकिन यदि बीमार होता है व्यक्ति तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की वृद्धि की, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल ये हमने खोलने की योजना बनाई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसका लगभग सब जिलों के अंदर शिलान्यास अथवा निर्माण कार्य ये शुरू हो गए हैं। आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से
चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को, यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है, ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे उसकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक रहे, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सके और खास करके सामाजिक सुरक्षा, ये भी चिंता का एक विषय है कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं अपनी आयु के कारण से, अपने शरीर के यानी स्वास्थ्य के कारण से। तो तरह तरह की ऐसी जो कठिनाइयां ध्यान में करते हुए, या आयु का जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, अभी 2500 रुपया है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं उनको भी, जो ग्रस्त ऐसे लोग हैं उनको भी 25 रुपए मासिक उसका दिया है। हमारी बहनें जो दुर्भाग्य से विधवा होती हैं, 2500 रुपया उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है ये हमने उसके लिए किया है। और अब जो इस समय नई बात जो हमको बतानी वो ये कि पहले इस प्रकार की ओल्ड एज पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, दफ्तरों के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, दरखास्त लेकर के व्यक्ति इधर से उधर घूमता था, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस कपल की, जिस पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं, उनकी आय अगर जो सीमित आय है उसके अंदर होती है तो अपने आप ही उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमने जो परिवार के जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी बहुत दुरुस्त की हैं, उसको एक प्रकार से रहन सहन उसका सरल किया है। जो व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से इन सेवाओं को प्राप्त करते थे, अब उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके दहलीज के ऊपर वो सेवाएं कैसे पहुंचे, ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है। उदाहरणतया राशन का कार्ड, ये राशन का कार्ड बनवाने के लिए भी उसको अपना बहुत से सर्टिफिकेट, बहुत लोगों के हस्ताक्षर लेने पड़ते थे, कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम के पास, सरपंच से, पार्षद से, सबसे साइन कराने पड़ते थे। लेकिन हमने एक पैरामीटर उसका तय कर दिया, उसका एक मापदंड तय कर दिया कि अगर किसी परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उस व्यक्ति को और किसी प्रकार की कोई राशन कार्ड बनाने की कठिनाई ये उसकी नहीं आने वाली है। अपने आप ही उसके राशन कार्ड उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज हो जाएगा और जाकर के वो राशन जो अपना वो ले सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को उसकी जो शारीरिक जांच है वो ठीक से होती रहे, तो शारीरिक जांच के लिए भी व्यक्ति कई बार अपनी लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाता नहीं है, बीमारी होने के बाद ही टेस्ट करवाता है। लेकिन इसको नियमित करने का हमने कार्यक्रम किया कि अगर हर व्यक्ति का वर्ष अथवा 2 वर्ष के अंदर, प्रारंभ में हमने 2 वर्ष का टारगेट रखा है, आगे चल करके हर वर्ष की व्यवस्था भी की जा सकती है कि एक बार उसकी स्वास्थ्य की जांच ये होनी चाहिए। और स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए हमने एक और नया कार्यक्रम बनाया, निरोगी हरियाणा। हरियाणा का हर व्यक्ति निरोगी रहे, बीमार भी न हो। पहचान होने पर छोटी बड़ी अगर कोई उसके अंदर व्याधि है, कोई उसके टेस्ट में कोई कमी पाई जाती है, तो उसका इलाज ये तुरंत होना चाहिए। और उस इलाज के लिए वो व्यक्ति इस पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में अथवा और कोई जो व्यवस्था उसको उपलब्ध हो, वहां जाकर के अपना इलाज वो शुरू करा सकता है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिया है। लंबा कार्यक्रम है, इसलिए इसकी व्यवस्थाएं बढ़ा करके अगले वर्ष भर में हम 1.25 करोड़ लोगों का और 1,25,00,000 लोगों का ये स्वास्थ्य परीक्षण ये पूरा कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ये उसके पास हमेशा डॉक्टर को उपलब्ध रहेगा। कोई भी डाटा डॉक्टर जो है उसका ये डाटा अपने कंप्यूटर पर देख सकता है कि इस व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है। तो ये एक नया कार्यक्रम हमने किया है।
जहां तक लोगों को रोजगार दिलाने की बात है, अर्थात अपने पैरों पर वो कैसे खड़े हों, इसके लिए भी हमने भरपूर प्रयत्न किए हैं। गरीबों के लिए जो एक नई व्यवस्था हमने दी थी कि स्वावलंबन के नाते उनको कोई अपना व्यवसाय करने की कोई सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, सरकारी योजना का लाभ चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, इसके लिए कैंप्स लगाए और ऐसे 500 से ऊपर कैंप्स हमारे लगे, जिसके अंदर लगभग 30,000 लोग इस समय तक उस सुविधा का लाभ लेकर के बैंक से लोन अथवा सरकारी सहायता प्राप्त कर चुके हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे भी लगातार चालू रखेंगे ताकि हमारा जो पहला टारगेट 1 लाख परिवारों को हम इस 1,80,000 से भी ऊपर उनकी आय हो जाए, इसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रथा ठेकेदारी प्रथा, ऐसे जो सरकारी नौकरियों में ठेकेदार, जो ऐसे गरीब हमारे जो लोग जिनको बहुत कम मासिक आय के ऊपर वो यानी सैलरी के ऊपर नौकरी दिलवाते थे, उसमें उनका शोषण होता था। इसकी बहुत बड़ी शिकायत मिली और उसके अंदर हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN ये नई व्यवस्था दी और ऐसे सब जो ठेकों के ऊपर कर्मचारी थे उनको सबको उसके अंदर शामिल करके और हम लोग उसमें लेकर के आए हैं। अर्थात उनको अब किसी प्रकार का शोषण उनका न हो, जो पैसा उनको मिलता है सीधा उनके बैंक के खाते में जाए और उनका PF प्रोविडेंट फंड ये भी कटे ताकि आगे चल करके उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। ये सब हमने उसके अंदर किया है। हम लोग इस सारी चीजों के साथ साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम में बहुत से ऐसे जो नए काम हमने किए हैं, जिसको अगर मैं गिनाना चाहता हूं तो पूरे प्रदेश में जैसे 24 घंटे बिजली, कोई समय था ये सोच भी नहीं आती थी गांव के अंदर लोगों को कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आज लगभग 85% से ज्यादा गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। ये पिछले साल का हमारा एक डाटा है। आज तो स्थिति ये भी हो गई है कि अगर कोई बेटी किसी की दूसरे गांव में शादी की बात जब चलती है तो वो बेटी पूछने लगती है कि पिताजी जिस गांव में मेरी शादी कर रहे हो वहां बिजली कितने घंटे आती है। ये बहुत खुशी की बात है, आनंद का विषय है कि परिवार मजबूरी में भी जो कठिनाइयां, जो कमियां उस गांव की हैं उनको दूर करने के लिए और विभाग के साथ तालमेल करके 24 घंटे बिजली और वहां दिलवाते हैं, लेकर के जाते हैं। हमने गांव-गांव का सड़कों का जाल ये पहले से बिछा रखा है और इसमें कोई गांव आज ऐसा नहीं है जहां वो सड़क नहीं है। हमने लगातार यानी एक प्रयत्न हमारा रहा है कि जो छोटी सरकारें हैं, गांव की सह सरकार है, पंचायत समिति है, पंचायत है अथवा जिला परिषद है, छोटे नगरों में नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, इनको स्वायत्त कैसे किया जाए और स्वायत्त करने के लिए इनकी शक्तियां कैसे बढ़ाई जाए, लगातार इस ओर हमारा ध्यान है। इनके जितने भी पैसे हैं, जो राशि है, चाहे वो केंद्र का सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अथवा प्रदेश का स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से, जो पैसा पूरा उनको कभी मिलता नहीं था, अब हमने नियमित तौर पर उनको देना शुरू किया है। वहां के कर्मचारियों को पूरा यानी साल उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो आय यानी इनकम है, वो लगातार उनकी बनी रहे। कोई कर्मचारी ऐसा गांव का नहीं कह सकता कि जिसकी समय के ऊपर और उसकी सैलरी तनख्वाह उसको नहीं मिलती है, सबको समय पर मिलती है। विकास के कामों के अधिकार भी, जो पैसा उन सरकारी जो हमारी सरकारें हैं, छोटी सरकारें, उनका अपना जितना भी पैसा है या अथवा ग्रांट उनको मिलती है, उस पैसे को खर्चने का अधिकार केवल उनको अपने को मिल गया है। इतना ही है उसमें कि हर चीज पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, गांव के लोगों की जानकारी में होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिस प्रकार से काम का आवंटन आज अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर किया जाता है, सब लोगों को उसको अवसर मिलता है, कोई भी काम करने के लिए आ जाए और काम करके अच्छी गुणवत्ता का काम, कम पैसे का काम, बिना भ्रष्टाचार के किया हुआ काम और कम समय में काम, ये सब बातें लागू करने के लिए और इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का हम जो उपयोग कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ एक उन पंचायतों को भी होता है, कम पैसे में अधिक काम हो सके, इस प्रकार का हम काम करते हैं। हमने पर्यावरण के नाते, पर्यावरण की सुरक्षा आज बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के समय के लिए नहीं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान रखें कि जो पीढ़ियां आगे आएंगी उनको भी लगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। हमारे तालाब बहुत अच्छे होते थे, स्वच्छ पानी के होते थे, लेकिन आज वो ओवरफ्लो हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं और उन गांव के अंदर उन पानी का जो उपयोग होता था वो उपयोग होना भी बंद हो गया है। हरियाणा में एक तालाब अथॉरिटी हमने बनाई
और 18,000 तालाब उनको दिए हैं। अभी अगले वर्ष के अंदर लगभग 3,500 तालाब जो हैं इनके ऊपर कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ काम पूरे भी हो गए हैं, कुछ आगे मार्च तक शुरू होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी जो बहुत बड़े बड़े तालाब हैं उनका काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। बाद में छोटे तालाब की बारी लेकर के लंबा काम है, बहुत बड़े पैसे के खर्च का काम है, लेकिन हमारा संकल्प है कि इन सब तालाबों को हम ठीक करेंगे। पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। पर्यावरण में आज हमारे यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायुमंडल के अंदर जिस प्रकार का प्रदूषण है, उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम नई नई योजनाएं बना रहे हैं। गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी अर्थात 10 साल की जो डीजल की गाड़ी, 10 साल की पेट्रोल की गाड़ी, 15 साल की डीजल की गाड़ी एनसीआर एरिया में तो उसको चलाना बंद कर दिया है। बाहर भी यदि चलाएंगे तो उसके लिए भी कुछ हमने मापदंड रखे हैं ताकि उस गाड़ी को छोड़कर आदमी जो है नई गाड़ी, नए समय की गाड़ी उसका चलाए। और सीएनजी पीएनजी की उपलब्धता करा करके गैस आधारित ये गाड़ियां चलनी चाहिए। पुरानी गाड़ियों को भी पूरा पैसा उसका जो कबाड़ का भी मिलेगा, उसका भी उपयोग हम जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके उसकी रीमेटलिंग उसको करके रीयूज करने के नाते और स्क्रैप की उसकी जो व्यवस्था हमने की है वो भी एक ऐसा पग है जिसके कारण से और प्रदूषण जो है वो कम होगा। पेड़ लगाने का अभियान भी हमने चलाया है। अभी लगभग 71 लाख पेड़ पिछले इस वर्ष में 2022 के अंदर लगाए गए हैं और इसको और घने जंगलों में परिवर्तन करने के लिए और हम लोग जो है आगे काम कर रहे हैं। ऐसा चाहे पानी की व्यवस्था हो, हमने पर्यावरण के बाद पानी के नाते से यानी पानी का प्रबंधन, पानी हमारे पास कम है, ये बात एकदम सत्य बात को बार बार कहने का भी उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि पानी की उपलब्धता जितनी है हमको उसका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। एसवाइल का पानी हमको मिलना चाहिए, लेकिन जिन कारणों से वो फंसा है वो आपको हमको सबको विदित है। अतिरिक्त पानी और कहीं हमें अभी जल्दी मिलने वाला नहीं है, तो पानी का प्रबंधन ठीक हो। मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रयोग के माध्यम से धान की जो उपज ये कम करके और अन्य फसलें उगाई जाए जिसके अंदर पानी की खपत कम होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने किसान भाइयों का जिन्होंने इस अपील के ऊपर पिछले वर्ष में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा धान की उपज कम करके विविधीकरण के नाते से अन्य फसलें, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, अथवा मक्का है, बाजरा है, कपास है, दालें हैं, कई फसलों के ऊपर लोग आ गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रयोग मैंने किया है। जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, इसको साफ करने के लिए एसटीपीज हमने लगाए हैं और सैकड़ों की संख्या में एसटीपीज लगने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी मात्रा में उस पानी का यानी पुनः उपयोग, रीयूज जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो गया है। चाहे वो खेतों में शुरू होता है, पार्कों में लगता है, साफ सफाई के काम में आता है। तो ऐसा इरिगेशन का एक अन्य प्रयोग भी हमने किया है कि खुली सिंचाई, इसमें पानी की बहुत खपत होती है, तो इसको पानी को बचाने के लिए मिकाडा के माध्यम से और जो हमारी सिंचाई है जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इस माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम, इससे भी खेती का जो प्रचलन शुरू हुआ है, इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। बड़ी मात्रा में किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पानी की बचत, पानी साफ करके उसका दोबारा उपयोग करना, पानी का प्रबंधन, ये सब चीजें हम लेकर के आ रहे हैं ताकि हर खेत को पानी हम दे सके सिंचाई, और हर परिवार में उसकी जितनी आवश्यकता है पानी की पीने के अथवा अन्य उपयोग के लिए, वो सब हम पहुंचा सकें। इसलिए पानी का भी हम व्यवस्था इस नाते से कर रहे हैं। हमने देखा समाज के अंदर समरसता लाना, ये बहुत आवश्यकता है। आखिर समाज हमारा एक बड़ा समाज है, वृत्त समाज है। भले वो अलग अलग वर्गों में बटा होगा, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथों में, लेकिन फिर भी हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए जितने भी संत महापुरुष हैं, संतों का, महापुरुषों का विचार ये कभी भी समाज को बांटने का नहीं रहा। कोई भी संत होता है वो एक समाज का नहीं होता, सबका होता है। हमने विचार किया कि संतों की, जो महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए उनकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाई जाए। चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगत कबीर जी हैं, बाबा गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अभी पिछले दिनों में गुरु तेग बहादुर जी का भी हमने एक कार्यक्रम किया, महर्षि कश्यप जी का किया, हमने शूर सेनी जी का किया। ऐसे कई महापुरुषों के सरकारी तौर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं, हेतु एक ही है कि इन महापुरुषों के जो अनुयायी हैं वो भी
उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, और वो एकता का, सद्भावना का, सदाचार का, शुद्ध जीवन का, ये सब विचार हमारे महापुरुषों ने दिखाए हैं, जिसके कारण से हम उनको एक साथ एक जगह पर लेकर के चल रहे हैं। हम लोग आर्थिक दृष्टि से भी, जैसा सामाजिक दृष्टि से मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से भी भिन्नता ज्यादा न हो। बहुत गरीब परिवार और बहुत अमीर परिवार, आखिर ये खाई जो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम करना। इसको कम करने का तरीका एक ही है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता कैसे की जाए। तो अंत्योदय की भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये सारी योजनाएं जो हम बना रहे हैं, इसके लिए भी और हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बात इसमें विचार करने की है कि जो गरीब आदमी है, वो कई बार मुख्य धारा में आने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। सहायता उसकी करें जिसकी आय कम है, तो कम आय के लोगों की सहायता करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो मध्यम आय के लोग हैं, जो अपने पैरों पर अपने आप चला सकते हैं, उनसे न कुछ देना होता न लेना होता है। जो गरीब परिवार है, सरकार का दायित्व उनको कुछ दिया जाए। मध्यम परिवार के जो लोग हैं, उनसे न दिया जाए न लिया जाए। और जो उच्च कोटि के, ऐसे उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं, उनसे सरकार की योजना होती है कुछ लिया जाए। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कुल मिलाकर ये लेने देने का जो हिसाब है, इसको बराबर रखना होता है। आपको मालूम है कि वर्ष में सरकार के पास एक समय आता है जब कुछ लोगों से लिया है, कुछ लोगों को दिया है, और कुछ विकास के कामों में पैसा लगा है। ये सब मिलाकर और हम लोग उसका एक बजट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। संयोग से मैं चूंकि वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री होने के नाते से ये बजट बनाने का काम 3 वर्ष पहले भी मैंने किया है। इस वर्ष भी मेरी ओर ये दायित्व आया है। अब जनवरी महीने के बाद ये जो बजट बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो उस बजट का आदर्श बजट यही है कि जितना हमारे पास आ रहा है उतना खर्च किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खर्च ज्यादा होता है विकास के कार्यों में अथवा सेवाओं के अंदर। जब खर्च ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो उस समय कुछ कर्ज भी लेना होता है। अब समस्या आती है, कठिनाई आती है विपक्ष की ओर से। विपक्ष जब कभी किसी को लेना होता है तो तब कहते हैं नहीं, इसे नहीं लेना चाहिए, और किसी को देना होता है तो कहते हैं कम दिया जा रहा है और दिया जाए। तो ज्यादा दिया जाए, कम लिया जाए तो कर्ज बढ़ेगा, और जब कर्ज लिया जाए तो विपक्ष चिल्लाता है कि नहीं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। या तो इसका संतुलन बैठाना पड़ेगा, जिनको देना है तो आएगा कहां से, ये भी विपक्ष को विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। और जहां से आया है वो जितना भी ज्यादा आ सकता है, उसको ज्यादा खर्च करके हिसाब उसको बराबर रखा जाए। जो कमी पूर्ति है उसका कर्ज, जो हमें एक प्रकार से संवैधानिक तौर तरीकों से या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या भारत सरकार के नियमों से जितना हमें अलाउ है उतना हम लेते हैं, उससे ज्यादा कभी लेते नहीं है। अभी भी हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, इस मामले में आसपास के बाकी सब प्रदेशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। हम इसका संतुलन जो है वो बना करके रखते हैं। तो इस नाते से इस विषय पर भी हमको एक विचार करके आगे जरूर बढ़ना होता है, जिसको हम बढ़ रहे हैं। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, लोगों को घर बैठे कैसी सहायता मिले, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका कैसे बढ़े, ईज ऑफ लिविंग इनका कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आम आदमी इसकी सराहना कर रहा है। जितने हमने काम चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो गांव में स्वामित्व योजना ये हमने चलाई है, चाहे वो अभी परिवार पहचान पत्र की ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसी प्रकार से सेवा का अधिकार ये हमने जनता को दिया है कि एक निश्चित समय में उसको सेवा मिलनी चाहिए। हमारे सेवा के अधिकार का जो कमीशन है वो इसकी चिंता करता है कि निश्चित समय पर यदि उनको पैसा, उनको सेवाएं नहीं मिलती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये कार्यक्रम भी हमने चलाया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को और पैसा जो उनको घर में मिलता है, डीबीटी स्कीम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यानी किसानों के खातों में ये पहुंचता है फसल का। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सारा विषय जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर बहुत जो उपयोगी हमारा साधन वो है परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है
जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं, और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है जनता इसमें सहयोग करेगी, और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं, वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 300-400 रुपए का एक लाभ मात्र है, लेकिन उसके बदले में जिस गरीब परिवार को राशन नहीं मिला उसके बच्चे कैसे भूख से सोते होंगे, उसकी हालात क्या होती होगी। तो हमने 30 लाख परिवारों को, जो कभी ये 27 लाख परिवारों को राशन पहले मिलता था, अब 3 लाख परिवार जोड़ करके और आगे बढ़े हैं। नए 15 लाख कार्ड बने हैं, 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 80 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे, और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, जब 30 लाख कार्डों का उथल पुथल हुआ है, अगर 1% भी उसके अंदर गलतियां हुई हो तो 30,000 परिवारों की गलतियां हो सकती हैं, जो कि जिले में 1000 लोगों से भी ऊपर बैठता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी संख्या में अगर हुआ भी होगा तो हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे, और जनवरी के इस महीने में इस सारे कार्यक्रम को हम ठीक करके आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस सारी बात को केवल कहने का एक ही अर्थ है कि हम लोग प्रदेश की उन्नति के साथ साथ अपनी सोच भी ध्यान रखें कि अगर मेरी आवश्यकता है तो सरकार सहायता करेगी, और यदि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अपने आप चला सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उस प्रकार से अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। हम लोग लगातार इन चीजों पर ध्यान बनाए हैं कि जो भी कोई कठिनाई हमको ध्यान में आती है या जो भी कोई सुझाव आपसे हमको मिलेगा, उस सुझाव का हम ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, विपक्ष हमारे ऊपर जो कटाक्ष बार बार करता है उससे भी मैं सचेत करना चाहूंगा कि हमेशा ही विपक्ष कहते हैं कि नई व्यवस्थाएं ये खराब हैं, गलत हैं। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। बहुत लोगों के घर बैठे नौकरी लगी है, बहुत लोगों को कहीं किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, और आगे भी हम इन चीजों को बढ़ाने वाले हैं। इनका कहना है कि हम परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे, इनका कहना है कि हम आएंगे तो मेरिट को खत्म कर देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने से कितना दूभर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगे हैं उनके जो स्वार्थ पहले पूरे होते थे, अब स्वाभाविक है इन व्यवस्थाओं से उनको आगे बढ़ने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। जब ये नहीं बचा है तो स्वाभाविक उनकी जो तकलीफ है उनको होगी ही।
तो मैं इन सब विषयों को लेकर के आपसे यही निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष में 2022 में जो उपलब्धियां हमारी हैं उसके ऊपर आप लोग जरूर विचार करें। सुझाव आपकी ओर से आएंगे, हम उसका जरूर आप मेरे पास किसी भी तरीके से भेजेंगे और अच्छे सुझाव जो होंगे उसका पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और इन उपलब्धियों के आधार पर, इन अनुभवों के आधार पर अगला 2023 का वर्ष, ये 2023 का वर्ष और कैसे सुखी हो, इसकी भी हम जरूर चिंता करेंगे। अब 2023 के वर्ष में बहुत से हमको ये काम करने हैं और उन कामों के अंदर जैसे भर्तियां हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी की भर्तियां, ये सीट यानी सीईटी के माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी की भी स्वार्थ पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सेवाओं को कैसे आपके घर पर पहुंचाए इसका करेंगे। किसान बंधु जो अपनी जमीन को लेते हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड, इनको हम ठीक करेंगे, इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाएं, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको विदेश भेजा जाए। और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर, उसकी आवश्यकता है, उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक सूचना आपको ये भी देनी है कि सन 2023 प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से यूएनओ ने इसको मोटे अनाज का वर्ष, अंग्रेजी में मिलेट ईयर, ये कहा है। तो इस वर्ष में हमको मोटा अनाज, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी एक तत्व है, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बीमारियां कम आती हैं और बहुत तो खान पान ऐसा है जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। तो इस मिलेट ईयर के नाते से अपने घरों में जो बाजरा है, चाहे उसमें और जो अनाज हमारे हैं उनका उपयोग करके और हम इसका एक प्रकार से मिलेट ईयर का एक वर्ष ये मनाएं और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वर्ष में, आने वाले वर्ष में हम कैसे और ज्यादा मेहनत से काम कर सकें, ये संकल्प भी मुझे लेना है। पहले भी आपके साथ चल करके हम लोग आगे बढ़े हैं, अभी भी इस यात्रा को आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो इस बात को लेकर हम सब मिलकर प्रदेश के हित में सोचें और कैसे हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने छोटे दायरे से ऊपर उठकर विचार करके सबके साथ सबके विकास में सबका प्रयास और सबके लिए काम करते हुए आगे बढ़ें। यही आपसे निवेदन करते हुए पुनः आने वाला नववर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।